फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशा क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर 9। जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं व्यापारी के बारे में, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, जो मेन हेडिंग्स है जिसके बारे में आप मेन पढ़ने वाले हैं, वो बौद्ध धर्म का प्रसार और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए पढ़ते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर जो हिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स है वो किसी न किसी के थ्रू एज एग्जाम्पल लेके बताया जाता है। तो यहाँ पर भी जागनी की बात की गई है। जगनी जो बाजार में घूमती हुई मिलती है, और जगनी अपने गांव के मेले की आसपास लगाए बैठी थी। गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी और स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। और इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जागने को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। और उसकी माँ ने बताया इस बारे में कि ये लोग व्यापारी हैं और वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहां वे बनाए जाते थे, और फिर वे उन्हें उन माल को बेचते हैं, जिसे वो मेलों में बेच सकते हैं या किसी मार्केट में। तो यहाँ पर बात आती है कि व्यापारी यानी व्यापार कैसे होता है और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा होगा कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कैसे वहाँ पर खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी इनकी जो कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। और यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ से ये बर्तन बनते हैं वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। और दक्षिण भारत सोना यानी मेन जो कर्नाटक है वहाँ पर सोना, क्योंकि जो कर्नाटक है वो दक्षिण भारत में है, मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रयोग था। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता था कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो आपने देखा कि कैसे व्यापारी लोग व्यापार करते थे और कहाँ कहाँ पे कौन सी मेन जगह थी जहाँ पर उनका व्यापार ज़्यादा चलता था। व्यापार से जुड़ी एक यहाँ पे पोयम है, आप देख सकते हैं। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये चीज़ें कविता में इसमें बताई गई है। बात करते हैं कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। यानी जब व्यापारी व्यापार करते थे तो उन्हें अपना सामान कहीं जल्दी ले जाने के लिए या रोकने के लिए उन्होंने बहुत से समुद्री मार्ग खोजे, जहाँ से वे आसानी से जल्दी और समय बचाते हुए वहाँ पहुँच सके। तो इस तरह उन्होंने रास्ते निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। इस तरह नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। और इन लंबी यात्राओं के लिए वे मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण किया करते थे, ताकि अगर जहाज मजबूत होंगे तो उन्हें यात्रा में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से समुद्री तटों से लगे राज्य। अब यहाँ पे राज्यों की बात की गई है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान उपजाऊ है, और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। जहाँ संगम कविताओं के मूवेंदार की चर्चा भी मिली है। और यह एक तमिल शब्द है, क्या, मूवेंदार, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। और इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता है। और ये थे कौन, चोल, चेर तथा पांड्य। तो ये 3 मूवेंदार हैं, चोल,
चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। और इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै। तो यहाँ पर देखिए, चोलों का पतन था पुहार और कावेरीपट्टनम मेन है, याद रखिएगा। और दूसरा पांड्य की राजधानी थी मदुरै। तो ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी ये टैक्स ना लेकर जो उपहार लेना पसंद करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट दिया करते थे। और अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े और रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो उनके ऊपर उन्होंने कविताएं भी लिख डाली। और इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। तो उस समय के बाद 200 साल बाद यहाँ पर राजवंश का प्रभाव पड़ा, जो सातवाहन था। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बाद में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री, यानी सातकर्णी की मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी भी कहे जाते हैं। और दक्षिणापंथ के शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित है। और श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर भी अपनी सेनाएं भेजी। तो यहाँ से मेन क्वेश्चंस निकलते हैं सातवाहन के बारे में, कि कैसे जो सातकर्णी है उनकी मां गौतमी थी और किस तरह से यहाँ पर दक्षिणापंथ यानी दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता भी मिला है। और ये चीजें यहाँ पर ये क्षेत्र यहाँ प्रचलित है। अब बात करते हैं रेशम मार्ग, यानी रेशम के पीछे क्या कहानी है, रेशम का मार्ग कहाँ से कैसे उद्गम हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। और रेशमी कपड़ा आप देख सकते हैं रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें रेशम के कपड़े का कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती थी, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। और रेशम बनने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ था। तो ये यहाँ पर मेन है कि यहाँ पर आविष्कार कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 7000 साल पहले और चीन में। इस तकनीकों को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, जहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। इसी तरह लगभग 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन सा बन गया था और बहुत ही कीमती, और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। तो ये थे यहाँ पर कठिनाइयों के बारे में बताया गया है कि कैसे ये दूर दूर तक की पहाड़ियों से और रेगिस्तानों से होकर आते थे। और यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, तो इस तरह इन्हें टैक्स भी चुकाना पड़ता था। अब बात करते हैं इसमें सिल्क रूट तथा उसके शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर यानी शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। और इसके बदले वे शासक के व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे। यानी ये कुछ भी चीजें मुफ्त में नहीं करते थे, अगर ये उनसे उपहार ले रहे हैं तो वे इनकी सहायता भी कर रहे थे, ताकि इन पर कोई अटैक ना कर दे। सिल्क रूट। अब यहाँ पर नियंत्रण की बात की गई है कि नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था कुषाण।
यानी कुषाण द्वारा यहाँ पर ज़्यादा नियंत्रण रखा गया और लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था और पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र रहे। यानी दो केंद्र हैं पेशावर और मथुरा, इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र। यहाँ पर कुछ एरर हो रहा है। दक्षिणा भी इनके ही राज्य का हिस्सा था और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो यहाँ पर अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण ने। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुषाण का। अब देखिए, जैसा कि ऊपर बताया गया कि इसमें बौद्ध धर्म को लेकर भी चर्चा की गई है, यानी बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। अब यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे थे कुषाण की, तो इसका सबसे जो प्रसिद्ध राजा है वो उसका नाम है कनिष्क और उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे, चर्चा करते थे और बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बुद्ध की जीवनी है उसका नाम है बुद्ध चरित्र और इसके जो रचनाकार हैं यानी उसके लेखक अश्वघोष हैं और ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि बुद्ध की जो जीवनी है किसने रचित की, तो आपको दिख रहा है बुद्ध चरित्र ने और इसके जो रचनाकार हैं वे अश्वघोष हैं। और इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, यानी इसी समय महायान भी विकास हुआ और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी जिनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। और दूसरा परिवर्तन यह था कि बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया और बौद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यानी बौद्धिस्त्व यानी वो वनवास ना लेकर एकांतवास ना लेकर संसार में रहकर ही लोगों को शिक्षा देना। धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो ये था बौद्ध धर्म का प्रसार। और बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी और इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी और दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। और ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो देखा आपने, ये थे मेन पॉइंट्स जो बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, कहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं थेरवाद। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था, यानी जो ज्यादा प्रचलित था उसका नाम है थेरवाद नामक का बौद्ध धर्म। बात करते हैं तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। अभी तक आपने पढ़ा व्यापारियों के बारे में, राजा। अब तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे और वे बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते। तीर्थ यात्रा वे जो स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे उन्हें हम तीर्थ यात्रा कहेंगे। तो ये है इसका डेफिनेशन। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फा टिएन काफी प्रसिद्ध था। यानी जो चीनी
था, भारत की यात्रा पर आया था चीनी बौद्ध धर्म तीर्थयात्री, उसका नाम था फाशियन, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेंतसांग 1400 साल पहले आया। यहाँ पर दो नाम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, फाशियन और श्वेंतसांग, जो 14 साल पहले आया था और भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध, जो आपने 6 चैप्टर में पढ़ा, के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा कि उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। यानी हिस्टोरियंस का काम क्या होता है, यानी इतिहासकार का काम क्या है। तो यहाँ पर जो फाशियन और श्वेंतसांग थे, इन्होंने ये भी एक इतिहासकार थे। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आप भी एक इतिहासकार बन सकते हैं। जैसे कि आपने अगर हिस्ट्री से सारी सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की है और आप भी इसी तरह जो भी आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों की जाकर छानबीन करेंगे, देखेंगे, उनके बारे में कुछ नया पता लगाएंगे, तो आपका भी नाम इतिहासकारों में आ सकता है। पर इसके लिए आपको पूरा सब कुछ, पहले की जो चीज़ें बेसिक है वो पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखिए, श्वेंतसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा और उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो यहाँ पर भी एक शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र बताया गया है। श्वेंतसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, इसके कारण बताओ, तो आपको इसके कारण इसमें मिल जाएंगे। भक्ति की शुरुआत, बात करते हैं भक्ति की कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ और बाद में हिंदू धर्म की एक यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं और इन देवी देवताओं को पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भी भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। यानी इस समय आकर यहाँ पर भक्ति का मार्ग सबके लिए खुल गया, क्योंकि जैसा कि आपने प्राचीन चीज़ों में अभी पढ़ा, उसमें भक्ति के लिए औरतों या बच्चों को मना भी किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी को छूट थी भक्ति करने की। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में आपको मिलेगी, में की गई है। और भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, जो हम 11 चैप्टर यानी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। जैसे कि आज आप भी टीवियों में महाभारत देखते हैं, तो उस समय 2 से 3 दिन तक जो कृष्ण भगवान है, उन्होंने अर्जुन को इतनी सारी शिक्षाएं उस समय दी और उन्हीं सारों का पूरा लेखन भगवत गीता में किया गया है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यानी सिर्फ दिखावे की पूजा उस समय नहीं थी, उस समय सचमुच वे व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। और भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। और इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ अथवा अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे ये विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, यानी समाज जैसे जैसे इन चीज़ों को मानते गया, वैसे ही कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार होने लगी। यानी जो जैसा इमेजिन करता था उस तरीके की अपनी पिक्चर भगवान की बना देते थे।
क्योंकि देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था और इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियां को रखा जाता था। इन स्थानों पर को ये मंदिर कहते हैं। यानी जैसा आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, उस हिसाब से आपको भगवान उसमें दर्शन दिया करते हैं। और भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। यानी भक्ति के द्वारा ही तो कैसे कैसे सभी लोगों ने पत्थर को भी एक अच्छी सी मूर्ति में तराश कर तैयार कर दिया और उसकी स्थापना भी की। अब देखिए हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही इंडस, सिंधु या इंडस से निकला है और यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए है जो उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। देखिए अब अन्यत्र में क्या चीजें बताई गई हैं। अन्यत्र में आपको ईसा मसीह के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसे भी। लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैथलेहम, आपको ये पता होना चाहिए। बैथलेहम में हुआ और जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इस मसीहा ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, तो उनका मानना यही था, अगर आप किसी भी तरह की उम्मीद करते हैं प्यार के, विश्वास की, तो पहले आप उनको वो प्यार और विश्वास देने की कोशिश करें। और बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, ध्यान है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। यानी आपका समाज में रहने का एक ही मकसद होना चाहिए कि हर जगह आप शांति का दान दें और शांति स्थापित करने में अपना योगदान दें। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। यानी केरल में जो ईसाई रहते हैं उनको एक अलग नाम दिया गया है, सीरियाई ईसाई, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। तो देखा आपने, ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात याद होने की, अगर तो आपको इसमें याद होने के लिए बहुत ही इजी सा फंडा है। ये है कि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ें, आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएगी। लेकिन आपको इसमें चीज़ें ऐसे पढ़नी है कि जैसे आप समझ रहे हो, ना कि सिर्फ रट्टा मार रहे होंगे। रटेंगे तो आपको 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन अगले दिन आप भूल जाएंगे। तो आप इसे रटिए मत, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें किस शताब्दी में हुई और कब तक हुई। क्योंकि हिस्ट्री में आपको एग्जैक्ट टाइम पेपर में मायने नहीं रखते हैं, आपको ये मायने रखता है कि वे चीज़ें उस समय कौन सी शताब्दी में हुआ था या कौन से दशक में हुआ था। अगर आप ये भी लिखते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट डेट आपको दिया गया है और आपने एग्जैक्ट डेट की बजाय कोई डेट आगे पीछे कर दी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप कोई दशक या शताब्दी वहाँ पर उसकी डेट को बता दें। Thanks for watching this video and stay happy, stay safe and don't forget to subscribe this video.